हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट 2 का। सेम यही चैप्टर आप ज्योग्राफी के पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा है वो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है, इसको हम इंडिया के कंटेक्स्ट में सारी चीजें पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच थिंग्स, गुड्स एंड पर्सन्स आर फिजिकली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, और सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई किसी भी तरह की सर्विस, किसी भी तरह का गुड्स का जब मूवमेंट होता है तो उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डेंसिटी ऑफ रोड का मतलब होता है कि हर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रोड की लंबाई कितनी है ना। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व कितना ज्यादा है, रोड कितने ज्यादा है, रोड की लंबाई चौड़ाई एक एरिया में अमूमन कितनी आ जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ रोड। जैसे हम देख रहे थे, डेंसिटी ऑफ रोड वेराइज ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 387 इन किलोमीटर इन केरला विथ अ नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर। अगर आप कश्मीर से लेके केरला तक आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हमारा 75 किलोमीटर जो है हर स्क्वायर किलोमीटर पे रोड वगैरह बना हुआ है। कम्युनिकेशन देखें, कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप अपनी बातों को, अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं किसी माध्यम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ओपन स्काई पॉलिसी जो है ये अप्रैल 1992 में ये पॉलिसी शुरू कर ली थी। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने सामानों को एक देश से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, तो आप वायु के माध्यम से आप भेज सकते हैं किसी भी देश के ऊपर से। बस थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ती है कि हमारी जहाज आपके देश के बाउंड्री से क्रॉस करेगी। डेट याद रखिएगा। शेरशाह सूरी मार्ग है ना। शेरशाह सूरी मार्ग आप देखेंगे तो हुगली नदी यहाँ पे है, लगभग कोलकाता से लेकर काबुल तक गई हुई है। शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तब ये कच्चा रास्ता था। इसको हम आज के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, है ना। पुराने समय में इसको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, जिसको हम जीटी रोड के नाम, ये ब्रिटिश पीरियड में थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिया गया। पहले एक कच्चा रोड था, यहीं से बहुत लंबा चौड़ा व्यापार हुआ करता था। आप देखेंगे गंगा यमुना का जो दोआब है, ये वाले पूरे रीजन इसमें आ जाएंगे। दिल्ली जो कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम भी, और आज तो है ही, तो बहुत ही मुख्य शहरों को ये आपस में जोड़ता था, काफी फर्टाइल लैंड्स को आपस में जोड़ता था। ये तो आप याद रखिए, कलकत्ता से पेशावर तक है। और आज के समय में अमृतसर टू कोलकाता, ये कई सारे जो है मेजर सिटीज को आपस में जोड़ता है। इसको हम NH1 भी कहते हैं, नेशनल हाईवे 1। और नेशनल हाईवे 2 क्या है? दो दिल्ली से कलकत्ता वाला है, याद रखिएगा। दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे 1। अब हम इस चैप्टर के बारे में जो भी छोटी मोटी चीजें हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है? पहला, टू प्रोवाइड लिंक। ट्रांसपोर्ट एक्ट एज लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एरिया। वी नीड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड। एक बात बताइए, आप अगर कहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर भी होना चाहिए। मार्केट में कंज्यूमर है तभी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप अपने गुड्स को या सर्विस को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे? जब आपके पास बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था रहेगी। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे इंडियन रेलवे देख लीजिए, आज भारत में माना जाता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, खासकर आर्मी, पुलिस, सबकी सैलरी लगभग पुलिस नहीं मतलब पूरी मेजर आर्मी, आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सबकी मैक्सिमम सैलरी जो है रेलवे की कमाई से जाती है। तो अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी रेलवे को। नेशनल इंटीग्रेशन भारत को आपस में जोड़ती है। पहले के समय में आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में, तो एंशिएंट टाइम में क्या सीन था आपको बताते हैं यहीं पे, एक मिनट। आप अगर एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो मान के चलो ये अगर आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, तो इंडिया का जो ऊपर वाला लोकेशन था, है ना, ये इंडिया का जो ऊपर वाला रीजन था ये बिल्कुल अलग था। मध्य वाला रीजन भी आपको अलग दिखेगा
और यहाँ पे पठार वगैरह आपको दुनिया भर के दिखेंगे, बहुत ज्यादा प्लेटोस वगैरह आपको इस पूरे एरिया में मिलेगा, प्लेटो वगैरह मिलेगा आपको। तो यहाँ से यहाँ आना लगभग असंभव हो जाया करता था या फिर बहुत कठिन हो जाया करता था। पर जिस तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी हुई, हम लोग दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपस में जुड़ गए, आपस में हम लोगों ने संस्कृति को साझा किया, एक दूसरे को समझा, अलग अलग भाषाएं थी, तो थोड़ा सा ये नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र को आपस में जोड़ने का भी ये काम करता है। डेवलपमेंट, नो डाउट, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी तो डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोड वगैरह अच्छा। आप कहीं ऐसी जगह घूमने जाएंगे जहाँ पे रोड ही ना अच्छा हो, तो रोड वगैरह अच्छे होते हैं तो थोड़ा सा इसे ग्लोबल विलेज। Various means of transport have communication have reduced distance between bringing the world closer. India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality. भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, अलग अलग के लोग हैं, अलग अलग तरह का धर्म है, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, फिर भी विश्व के लोग जो है आकर भारत में घूमना पसंद करते हैं। भारत की तरह तरह की संस्कृति को समझना, देखना, उसमें इंटरेस्ट लेना पसंद करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उसका असर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से भी है कि इजीली जो है हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इवेंट, डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम helps in providing knowledge of world event. Transport and communication play a very important role in providing relief measure at the time of natural calamities. देखो, अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप देश दुनिया के बारे में बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे समझ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, आपका दिल्ली में क्या हो रहा है, आप घर बैठे बैठे समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप हर जगह से जान सकते हैं। इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह भी आता है, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया रहेगा। मान लीजिए इनलैंड वाटर सिस्टम है, कहीं पे बाढ़ ही आ गई और हमारा जो नाव में चलने वाली जो जहाजें हैं उसको हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं बाढ़ पीड़ित लोगों को। तो नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह के टाइम में भी ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया रहेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, आप एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर पाएंगे। व्हाट आर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग देयर डेवलपमेंट। भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं और थोड़ा उसके इंपॉर्टेंस को हमको बताना है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम देखेंगे रोड वगैरह को, फिर हम देखेंगे रेलवे को, उसके बाद हम देखेंगे एयरलाइन को, फिर हम थोड़ा सा वाटर सिस्टम में भी देख लेंगे। द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, लैंड, एयर एंड वाटर, ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट एंड कंप्लीटमेंट ईच अदर। भारत में मेनली लैंड, एयर और वाटर है ट्रांसपोर्ट का माध्यम, और सब एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, सबका अपना अपना अलग महत्व है। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट कंप्राइज रोड, रेल एंड पाइपलाइन, यूज ऑफ रेलवे एंड कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स along with the large number of passengers over long distances has led to the development of a dense network of railway. लैंड रूट में मेनली क्या आ जाता है, रोड आ जाता है, रेल आ जाता है और पाइपलाइन आ जाती है। अब कहोगे सर पाइपलाइन के माध्यम से क्या, तो आपको हमने पार्ट 1 में पढ़ा दिया था अच्छे से पाइपलाइन, इसमें थोड़ा सा समझ लो। पाइपलाइन के माध्यम से हम गैस को ट्रांसफर कर सकते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया, तेल वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें काफी महत्व रखती हैं। और रेलवे का विकास भारत में जब हुआ तो रेलवे आने से हमने क्या किया कि जो बल्कि आइटम्स थे, आपको विश्वास नहीं होगा कि रेलवे में जो आर्मी के जो टैंक होते हैं ना, वो भी ट्रेन की बोगियों में रख के भेजा जाता है, ओपन बोगियों में रख के डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। रोड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिंकिंग द इंटीरियर एरिया विद द मार्केट एंड द अर्बन सेंटर। देयर इंपॉर्टेंस इन फैसिलिटिंग डोर टू डोर सर्विसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेल नीट नेटवर्क ऑफ रोड। रोड का एक अपना है कि रोड गांव को भी शहरों से जोड़ दिया है। आजकल लोग गांव में भी रह रहे हैं तो शहर वाली फीलिंग आ रही है। भैया गाड़ी स्टार्ट करो, 1 घंटे में आप शहर पहुंच जाओगे। पहले लोग सुबह से निकलते थे, शाम हो जाता था। क्यों? अच्छे रोड नहीं थे, रोड थे भी तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे थे, काफी लंबा उनको रूट। अब शॉर्ट डिस्टेंस पे बढ़िया बढ़िया मेटल रोड आ गए हैं।
Water transport is an ideal means of international trade through long coastline of India. Inland waterway also link the different region within the country. It is the cheapest means and for bulky cargo. अब भारत का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है। कोस्ट लाइन कहने का सेंस क्या है? कोस्ट लाइन कहने का सेंस क्या है? नहीं, कोस्ट लाइन कहने का सेंस ये है, इंडिया का जो तुम ये एरिया देख रहे हो कॉर्नर और जो समुद्र से सटे हुए हैं, इसको कहते हैं कोस्ट लाइन, है ना। यहाँ से हम जैसे कोई भी नदी आ रही है, कोई भी नदी आकर अगर इधर गिर रही है, तो हम उस नदी के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्गो को सी पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं या फिर कोस्ट लाइन तक पहुंचा सकते हैं, जहां पे पानी की जहाज जो है इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी रहेगी। तो ये सारी चीजें भी ये व्यवस्था भी भारत में सस्ता हो गया है। Air transport has become very important means of rapid and frequent movement of people and light cargo over the long distances. Air जो पेरिशेबल आइटम होते हैं उसको ले जाने में एयर ट्रांसपोर्ट का बहुत भूमिका है। थोड़ा सा महंगा होता है पर लोग बहुत कम समय में एक लंबी दूरी की यात्रा तय कर पाते हैं। Budget airlines have made the air transport available to wider section of economy. Air transport is transport in inaccessible area during the calamities and rapid connectivity. जैसे कि मान लो अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी ही आ गया, तो हम एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको हम राहत पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा थोड़ा सा बढ़िया चीजें हो गई। गिव द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ रोडवेज। रोड का क्या बताना है? एडवांटेज बताना और लिमिटेशन बताना है, उसकी सीमाएं बतानी है ना, उसकी थोड़ी सी आलोचना भी कर देना है। तो ये चीज आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, लेकिन इसमें भी रिपीट कर देते हैं। A good transport system is called a life of a national economy of a country. एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर कहीं है तो हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी में, किसी भी देश की राष्ट्र की इकोनॉमी में, आर्थिक व्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इंडिया हैज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद अ टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 56 लाख किलोमीटर। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड के मामले में दूसरे नंबर पे है। लगभग भारत में 56 लाख किलोमीटर रोड बनाए गए हैं अभी तक, 56 लाख। इसके एडवांटेज देख लो। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस एज कंपेयर टू अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक आर कैरीड बाय रोड एवरी डे। लगभग 85% जो पैसेंजर है ये किससे घूमते हैं? रोड के माध्यम से ट्रेवल करते रहते हैं। रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस एंड आर आल्सो अवेलेबल इन 24 आवर। रोड से हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं 24 घंटे। दे सर्व एज अ लिंक। अब तुम रात को 11 बजे जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हो, रात को 11 बजे तुम्हारे पास आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। दे सर्व एज लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एरियाज। दे आल्सो कनेक्ट द फील्ड ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो पहले के समय में क्या था, मान लो कहीं से रॉ मटेरियल निकल रहा है, मान लो कहीं से कॉटन ही निकल रहा है, कॉटन की खेती हो रही है, तो कॉटन की खेती होती थी तो किसान बैलगाड़ी के पे रख के, या फिर रोड नहीं था तो खराब रास्तों से कंपनियों की ओर जाता था। अब क्या हो गया है, रॉ मटेरियल और इंडस्ट्री आपस में जुड़ गई है एक अच्छे रोड नेटवर्क के माध्यम से। तो इंडस्ट्री भी क्या करती है, अपनी गाड़ी वगैरह को उस फील्ड में भेज देती है जहां से किसान रॉ मटेरियल का, कॉटन की खेती कर रहे हैं या फिर कहीं कोल माइनिंग हो, जहां भी रॉ मटेरियल है वहां कंपनी से लिंक हो जा रहा है और आसानी से सामान का आदान प्रदान कर दिया जा रहा है। रोड आर द मोस्ट सुटेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट एंड माउंटेन एरिया। आज के समय में हमारे रेगिस्तान में, माउंटेन एरिया में चले जाओ, तुम उत्तराखंड में चले जाओ, खूब बढ़िया बढ़िया रोड बने से अटल टनल एक बना दिया गया है ना। तो डेजर्ट एरिया में भी रोड वगैरह बनाकर इसको पॉसिबल कर दिया गया है। रिमोट एरिया कैन आल्सो बी मेड एक्सेसिबल विद द रोड ट्रांसपोर्टेशन। जो रिमोट एरिया से, जो काफी बैकवर्ड एरिया थे, वे भी इस समय एक्सेसिबल हो गए हैं। Road also connect a small villages to the nearest cities by which rural farmer can easily transport their crops to the local market. आजकल हर गांव शहरों से जुड़ चुका है रोड के माध्यम से, जिसके लिए आसान हो गया है क्या, किसानों को अपने फसल को डायरेक्ट शहर में पहुंचा देना। It is suitable for transporting perishable goods such as milk, fruit, vegetable। जितने भी पेरिशेबल गुड है, ऐसे गुड जो आसानी से नष्ट हो सकते हैं, इनको भी पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम रोड हो गया है। जैसे आप पढ़ सकते हैं जो मिल्क वगैरह है। दे रिक्वायर लो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू द रेलवे एयरलाइन। रोड में क्या होता है कि रेलवे और एयरलाइन की अपेक्षा कम पैसे में रोड वगैरह बनाया जा सकता है, मेंटेनेंस भी इसका कम होता है। लिमिटेशन देखते हैं,
सबसे बड़ी बात, पहली लिमिटेशन क्या है, एक्सीडेंट का, बराबर एक्सीडेंट होते रहता है। इट इज नॉट वैल्यूएबल ड्यूरिंग रेनी सीजन में, थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाढ़ के समय में रोड वगैरह का आप एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, रेनी सीजन में नहीं ले पाएंगे। इट इज स्लोअर देन, अब रोड क्या होगा ना, सबसे स्लोअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जितने और भी हैं। ट्रेन से आप कहीं जल्दी पहुंच सकते हैं, एरोप्लेन से आप जल्दी पहुंच सकते हैं, पर रोड से आप ये थोड़ा सा स्लो, ये सीमाएं हैं जो इसकी आलोचना है ना, कमी, जिसको हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। इट इज नॉट सुटेबल टू, जो बल्कि और हैवी आइटम है आप रोड के माध्यम से नहीं ले जा सकते हैं। अक्सर उन सब चीजों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। रोड के रास्ते जाएंगे, रोड टूट सकता है ना, खराब हो सकता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल एंड कॉस्टली। बहुत लंबी दूरी अगर आपको करना है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं है। पहली बात तो आप थक जाएंगे, और दूसरी बात ये थोड़ा सा लोगों को आप भी कॉस्टली भी हो जाता है ना। अब दिल्ली आपको जाना है, यहाँ से ट्रेन से जाओ 800 पहुंच जाओगे, रोड से जाओगे तो हमको लग रहा है 2000 का तो तेल ही लग जाएगा, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय ट्रैफिक डिले एंड वेट, बहुत सारे ट्रैफिक लगते रहते हैं ना, थोड़ा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है लोगों को आने जाने में, तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी उससे क्या है, लिमिटेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नागपुर प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें नागपुर प्लान में। तो नागपुर प्लान को हम देखते हैं, थाने से लेकर नागपुर तक एक रोड बनाया गया था। व्हाट वर द रीजन फॉर इट्स फेलियर, इसके फेलियर के क्या रीजन है, क्यों ये फेल कर गया। अंडर विच स्कीम वाज द फर्स्ट मॉडर्न रोड नेटवर्क कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, किस स्कीम में इसको लाया गया था, तो थोड़ा सा देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न, सबसे पहले देख लीजिए, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस प्लान बना था 1943 में, 1943 में। रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वाज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर II। द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड इन 1943, नागपुर प्लान वाज ड्रॉन। सबसे पहले विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद नागपुर प्लान लाया गया था। इसके तहत रोड बनाना था थाने से लेकर कहां तक, नागपुर तक, मुंबई के थाने से लेकर, महाराष्ट्र के थाने से नहीं, मुंबई के ही थाने से लेकर वहां तक, नागपुर तक। The plan could not be implemented due to the lack of coordination among the princely state and British India। ये प्लान इसलिए नहीं बन पाया कि कुछ राजा महाराजा का जहां शासन था वो नहीं चाहते थे कि ये रोड बने, तो थोड़ा सा प्रिंसली स्टेट मतलब राजा महाराजाओं का जो क्षेत्र था, और ब्रिटिश इंडिया का मतलब जिन जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था, इसकी वजह से उनमें आपस में विवाद रहा और ये प्लान नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं एक मिनट। आफ्टर इंडिपेंडेंस 20-year रोड प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन 1961 टू इंप्रूव कंडीशन ऑफ द रोड। उसके बाद आजादी के बाद हमने 20-year रोड प्लान लेकर आए 1961 में, जिससे जो है रोड का कंडीशन भारत में धीरे धीरे सही होने लगा। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए तुरंत। वीडियो में हम NHI को समझेंगे अब कि NHI क्या होता है, ये ठीक आगे का टॉपिक है। NHI क्या है, NHI का मतलब नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, जो भारत में रोड बनाती है, जैसे BRO, NHAI, ये सारी सब क्या कर, NHAI, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज operationalized in 1995. It is an autonomous body under the Ministry of Surface Transport। NHI किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर में आती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। ये कब ऑपरेट किया गया, इसको 1995 में। इट इज इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। दिस इज द सुप्रीम बॉडी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द रोड्स कॉल्ड नेशनल हाईवे। इसकी जिम्मेदारी क्या है, भारत में हाईवेज बनाना। जितने भी नेशनल हाईवे भारत में बने हैं NHAI ने ही बनाया है। इसका काम क्या है, नेशनल हाईवे सारे जितने हैं इनका मेंटेनेंस कराना है ना, इनकी व्यवस्थाओं को देखना और जरूरत पड़ने पर आगे भी बनाते रहना। जैसे NHAI का कुछ मेजर रोड बनाया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट रोड बनाए गए, उसके बारे में हम देखेंगे। ये ज्योग्राफी के पार्ट 1 में भी आपने पढ़ा है, पार्ट 2 में भी ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये एक रोड नेटवर्क है भारत में फैला हुआ, जो लगभग 5846 किलोमीटर का है। 4 लेन और 6 लेन दोनों है इसमें।
है ना, ये भारत की 4 बहुत मेट्रोपॉलिटन यानी कि मेट्रो सिटीज को आपस में जोड़ता है। कौन कौन सी? तो दिल्ली, है ना, कोलकाता, चेन्नई और गुजरात का पोरबंदर। अब आप देखेंगे इस रोड की भूमिका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको आपस में जोड़ रहा है। ये जो रेड कलर की लाइन गई है, ये जो रेड कलर की लाइन गई है, मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं। रेड कलर की लाइन से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड कौन सा है? यहां से देखो, ये रोड दिल्ली है, ये दिल्ली है, दिल्ली से होते हुए ये कहां पे है? कोलकाता तक गई है। कोलकाता के बाद ठीक ऐसे ही उड़ीसा होते हुए, आंध्रा होते हुए कहां आ गई है? चेन्नई में, चेन्नई में आ गई। फिर चेन्नई से होते हुए कहां चली गई? पोरबंदर, है ना, ये पोरबंदर, पोरबंदर तो खैर इधर है, इधर है। आगे से यहाँ छोटा सा एक रोड जाता है जो पोरबंदर की ओर आता है, इसी में से, ठीक है ना, इसी में से पोरबंदर। और पोरबंदर के बाद दोबारा कहां चले गए? दिल्ली। आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भारत को कितने अच्छी तरीके से 6 लेन और 4 लेन के माध्यम से जोड़ा गया है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और फिर कुछ छोटे मोटे रोड इस मिला के जोड़ दिए जो मेगा सिटीज को आपस में जोड़, मेगा सिटीज का मतलब क्या? जो छोटे मोटे शहर है ना, उनसे ये जुड़ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोड आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नाम याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें एक रोड आपका श्रीनगर से लेके ये ग्रीन, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, श्रीनगर से लेकर कहां तक आई? नीचे कन्याकुमारी तक, यानी कि नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक। और एक रोड आप देखेंगे, अच्छा थोड़ा इसमें थोड़ा एक चेंज कर दे रहा हूं, पोरबंदर की जगह मुंबई कर देना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में पोरबंदर की तरह मुंबई कर देना। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, है ना, पोरबंदर की जगह क्या बोलना गया? मुंबई, ठीक है। उसके बाद एक रोड हम देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ का मतलब श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक एक रोड बना हुआ है, एनएचआई ने बनवाया है। और एक रोड आपका यहाँ पे सिचार से लेकर देखो यहाँ सिचार से लेकर कहां तक गया है? पोरबंदर तक गया हुआ है, पोरबंदर तक गया हुआ है, यानी ईस्ट से लेकर साउथ तक गया हुआ है। आप यहां पर बैठो और सीधे आप भारत के पश्चिमी एरिया में आ जाओ। तो ये एक महत्वपूर्ण रोड है जो किसने बनवाया? किसने? NHAI ने। लगभग 4076 किलोमीटर लंबाई है इसकी, आप देख लेंगे। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज बीन प्लान्ड टू कनेक्ट सिचार इन असम, द पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात में 3640। देखो इसकी लंबाई नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लंबाई कितनी है? 4076 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई कितनी है? 3640 किलोमीटर। याद रखिएगा। नेशनल हाईवे क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, कि कैसे रोड को हम बोले कि ये क्या है? नेशनल हाईवे है। These are the primary road system which run in the north, south and east, west direction connecting all state and link extreme part of the country। ये ऐसे रोड है जो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ चलते हैं और भारत की कई सारी मेजर सिटीज को आपस में जोड़ते हुए निकलते हैं। जैसे देख लो कितनी सारी इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह, ये देखो, ये नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, और जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? बनवाता कौन है? तो NHAI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, ये केंद्र सरकार का ये व्यवस्था है, NHAI बनवाता है। पर्पज क्या होता है? कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा किया जाए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो इसके सारे फायदे मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फायदे क्या है? तो ऊपर आप पढ़ चुके हैं एडवांटेज। शेयर they constitute only 2% of total road length but carry 40% of road traffic। भारत में जितने रोड भी है ना, जितने भी रोड भारत में बने हैं, लगभग 56 लाख किलोमीटर बना है, केवल 2% ही क्या है? नेशनल हाईवे है। केवल 2% ही है नेशनल हाईवे। लेकिन वो 2% में भीड़ कितनी रहती है? 40%। अन्य रोडों की अपेक्षा 40% भीड़ यहीं पे अकेले है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। The historical Sirsa-Suri Marg now called National Highway number 1. The link Delhi and Amritsar, and the longest highway in the country, National Highway number 7, which link Varanasi and Kanyakumari. एग्जाम्पल में आपको दे देंगे। जो पहले शेरशाह-सूरी मार्ग था उसको हम क्या कहते हैं? NH1 कहते हैं, जो दिल्ली से अमृतसर तक का है। और एक लंबा हाईवे आपको दिखेगा जो बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक है, नेशनल हाईवे NH7। स्टेट हाईवे क्या होता है? स्टेट हाईवे का मतलब राज्य में जो सड़कें बनी होती हैं। अब भाई सड़कें तो हर राज्य में ही बनेंगी,
है ना। इस पे मेनली क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको बनवाती है और केंद्र सरकार की भी कुछ भूमिका इसमें होती है। रोड लिंक स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नोन एज स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का मतलब जैसे मान लो ऐसा रोड जो शहर के मुख्य हेडक्वार्टर को आपस में जोड़ता है। जैसे गोरखपुर शहर है ना, गोरखपुर शहर देखो डीएम कार्यालय की ओर एक रोड गया हुआ है, यूनिवर्सिटीज की ओर एक रोड, मतलब पीडब्ल्यूडी की ओर भी एक रोड गया हुआ है, तो वो किस में आ जाएगा, स्टेट हाईवे में आ जाएगा। जो गोरखपुर में रोड बना हुआ है और बाघागाड़ा से देखो जो 4 लेन गया हुआ है वो नेशनल हाईवे में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो जो स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट में जो रोड बने हुए होते हैं वो स्टेट हाईवे के अंडर में आते हैं। कंस्ट्रक्शन, दीज रोड आर कंस्ट्रक्टेड एंड स्टेट एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। सिंपल याद रखिएगा, ये रोड किसके द्वारा बनाया जाता है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, हर राज्यों में और खासकर यूनियन टेरिटरी में। कौन रोड बनवाता है, पीडब्ल्यूडी। नाम क्या होता है इसका, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है। पर्पज क्या होता है कि जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं उनको आकर कनेक्ट कर लेना। जैसे मान लो ये कोई नेशनल हाईवे है, ये लखनऊ में आपको मिल जाएगा स्टेट हाईवे, उस नेशनल हाईवे से जोड़ दिया। अब कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से आ रहा है, नेशनल हाईवे पकड़ के लखनऊ आया और स्टेट वाला रोड पकड़ के लखनऊ में एंट्री ले लिया। समझ में आ गया। दे कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ टोटल। अब टोटल कितना है, तो भैया 4% ही है आपका स्टेट वाला। डिस्ट्रिक्ट रोड, अब देखो पहले हमने पढ़ा नेशनल हाईवे, फिर हमने पढ़ा, अब डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिला में बनता है ये, तो कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है, तो जिला परिषद करवाता है इसका कंस्ट्रक्शन। याद रखिए कौन, जिला परिषद जो स्टेट गवर्नमेंट की एक बॉडी है। 4% जो है टोटल रोड कितने हैं, सॉरी 4 कह रहे हैं, 14% जो रोड है वो किसके अंडर में, किसके द्वारा बनाया गया है भारत में, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला परिषद वालों का। रूरल रोड जो गांव में बनता है, गांव की सड़कें देख लीजिए आप, रूरल रोड ऐसे होते जो गांव में बनता है ना। ये लोकल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट भी बनवाती है सड़क वगैरह, है ना। तो भारत के लिए लोकल रोड बनवाने की एक योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत बहुत ज्यादा ये रोड है ना। लगभग 80% जो टोटल रोड इंडिया का है वो कौन सा है, लोकल रोड, 80%। तो आगे हम देखते हैं व्हाट आर बॉर्डर रोड, हाउ दे इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री। अब देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि बीआरओ क्या है और देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। बॉर्डर रोड रन अलोंग द लैंड फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरिया। बॉर्डर रोड क्या होता है कि जो हमारे भारत का जो फ्रंटियर हिस्सा है, जो भारत का ऐसा हिस्सा जो किसी देश से टच कर रहा है, वहां पे बनवाया जाता है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बॉर्डर रोड। जैसे कि हमारा ये इंडिया है, ये हमने इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा बनाया, ये मान लो इंडिया का हमने एक छोटा सा हिस्सा बनाया, और हम देखेंगे यहां पर चाइना से बॉर्डर हमारा टच कर रहा है, यहां से पाकिस्तान से बॉर्डर हमारा टच कर रहा है। तो हमारी जो आर्मी है ना, वो इधर रोड वगैरह का निर्माण करती रहती है ताकि हम आसानी से क्या कर सकें, अगर कभी फौज की जरूरत पड़े तो हम देश के अन्य हिस्सों से बॉर्डर रोड के, नेशनल हाईवे से जोड़ दिया है बॉर्डर रोड को, और बॉर्डर रोड के माध्यम से हम आसानी से खराब इलाकों में भी पहुंच सके। जैसे देखो इधर पूरा पर्वत है, पर्वत के इधर इन पहाड़ों के बीच से, घाटियों से रोडों का निर्माण कर दिया गया, आसानी से हथियार पहुंचाए जा सके, आसानी से सैनिकों को पहुंचाया जा सके। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉर्डर रोड किसी भी देश के लिए, खासकर भारत में के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। These roads are constructed and maintained by Department of Central Government called Border Road Organization was established in May 1960। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। BRO also undertakes snow clearance in high altitude area। जहां पे काफी ऊंचाई है, जहां पे बर्फ गिर जाता है, वहां पे रास्तों पर से बर्फ को भी कौन हटाता है, BRO ही हटवाती है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आप अपने मन से लिख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बहुत ज्यादा महत्व होता है इसका, है ना। दे आर सप्लाई लाइन्स फॉर आवर इंडियन आर्मी एंड प्रोटेक्ट लैंड फ्रंटियर। ये हमारे इंडियन आर्मी, भारतीय फौज को एक सप्लाई लाइन का काम करता है। जब भी भारत को सैनिकों की जरूरत होती है देश के अन्य राज्यों से, इस रूट के माध्यम से हम
आसानी से मिल जाते हैं। आर्म्स एंड एम्युनिशन भी बहुत अच्छे से सप्लाई डिप्लॉय हो जाता है। इट हैज कंस्ट्रक्टेड रोड इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स टेरेन ज्वाइनिंग चंडीगढ़ विद मनाली एंड लेह। ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ऊंचाइयों पर भी रोड का निर्माण किया है, जो देश की मेजर सिटीज से इसको ऐड कर दिया है। जैसे चंडीगढ़ से एक रोड गया आपका पूरा कहां तक, मनाली तक, लेह तक गया हुआ है। The road run at an average altitude 4,270 मीटर above the mean of sea। समुद्र तल से लगभग 4,270 मीटर ऊंचाई पर ये रोड बना हुआ है बीआरओ का। मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर आसाम के एरिया में, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, पंजाब के क्षेत्र में, इन सभी को यहाँ पे टेरेन बहुत खराब है। यहाँ का ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो उतना सही नहीं है, और इतने खराब स्थिति में, इतनी ऊंचाई पर भी बीआरओ इतना बेहतरीन रोड बनवा दे रही है, तो ये अपने आप में एक महत्व रखता है। The density and quality of road are better in plain as compared to the region in other region in India। देखो रोड की डेंसिटी है ना, वो प्लेन में, यानी भारत का जो प्लेन वाला एरिया है, सबसे ऊपर वाला एरिया तो आपका हो गया माउंटेनियस रीजन। उत्तर प्रदेश के नीचे से आप मध्य प्रदेश तक थोड़ा जाएंगे, बीच तक, ये पूरा रीजन किसमें, प्लेन में आ जाएगा, जो गंगा यमुना का तो आप वाला क्षेत्र है। नीचे जाएंगे तो प्लेटो वाला रीजन आ जाएगा। तो जो प्लेन पर जो रोड बना हुआ है, इंडिया के अन्य रोडों की अपेक्षा सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। तो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट देंगे, एक अपने सपोर्ट में आंसर देंगे, तो हाँ कंडीशन सारी सही है। द रोड डेंसिटी हाई इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट एंड मेजर सदर्न स्टेट। इट इज लो इन द हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर हैज ओनली 10.48 किलोमीटर रोड डेंसिटी। जम्मू वाला क्षेत्र देख लो, राजस्थान का क्षेत्र देख लो, मध्य प्रदेश का एरिया देख लो, यहाँ पे रोड की डेंसिटी कितनी है, 10.48 किलोमीटर। पर हम लोगों के एरिया में रोड बहुत ज्यादा बना हुआ है। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में देखो 532 इसकी डेंसिटी है। क्यों, क्या कारण है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज इजी एंड चीपर इन प्लेन एरिया ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। प्लेन वाले एरिया में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा आसान बन जाता है यहाँ पे अधिक से अधिक रोड बनवाना। इट इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली इन हिली प्लेटोज, हिली एंड प्लेटोज। अब मान लो पहाड़ों पे अगर रोड बनेगा, पहले पहाड़ों को काटना पड़ेगा, उसके लिए तो थोड़ा सा महंगा हो पड़ जाता है वो, पर हमारे वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेसर एंड सेटलमेंट आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर विच रिक्वायर लो डिमांड ऑफ रोड इन हिली प्लेटो एंड फॉरेस्टेड एरिया। पहली बात तो जो हिली एरिया होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो प्लेटो वाला क्षेत्र है, वहां पे लोग एक जगह से दूसरी जगह, तो अच्छा यहाँ पे देखो लोगों की डेंसिटी ज्यादा है, आप 10 कदम चलोगे एक लोग का मकान मिलेगा, हर 2 कदम 3 कदम पे आपको एक लोग का मकान मिलेगा। पर पहाड़ों में और पठारों में ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर पर लोग बसे हुए हैं। एक बस्ती यहाँ है तो एक बस्ती काफी दूर है, और जनसंख्या भी कम है, लोग कम रहते हैं उधर, तो इसीलिए वहां पे ज्यादा रोड भी नहीं है। जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पे रोड वगैरह भी ज्यादा। द डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ रोड रिलेटिवली बेटर प्लेन एरिया एज कम्पेयर टू। अब हमारे वहाँ या फॉरेस्टेड एरिया में, या फिर हमारे वहाँ या फिर हिली एरिया में, हम लोगों की रोड की क्वालिटी काफी अच्छी होती है अगर उनके कंपेयर में करें तो। Density and quality road is high in urban areas and it is very low in rural area due to important town and nodes of India। देखो जो रोड की क्वालिटी अर्बन एरिया में होती है, शहरों में होती है, वैसी रोड की क्वालिटी गांव में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शहरों में बहुत ही अधिक मात्रा में सामानों का यातायात, गुड्स और सर्विसेज का जो है यातायात, ट्रांसपोर्ट वगैरह होता रहता है, तो अच्छी क्वालिटी का रोड रहेगा तो लंबे समय तक चलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो हमारा है रेलवे। अब हम बात करेंगे रेलवे पे। एक डिटेल अकाउंट आपको रेलवे पर देना है, तो देख लेते हैं रेलवे को। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर एंड कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी में रेलवे का बहुत ज्यादा महत्व है। भारत की मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज जो है रेलवे के माध्यम से होती है। भारत में सबसे पहली बार रेलवे 1853 में
है ना। बॉम्बे से लेकर थाने तक अंग्रेजों ने चलाया था, जो लगभग जो कितने किलोमीटर का था, 34 किलोमीटर का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बार रेलवे भारत में कहां से कहां तक चली, तो बॉम्बे से लेकर मुंबई के थाने तक चली। मुंबई के में ही एक थाने नाम का एक जगह है, वहां तक चली। कब? 1853 में। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द लेंथ ऑफ रेलवे नेटवर्क, अरे वो भारत में 2015 का डाटा है, भारत में कितना किलोमीटर रेलवे का एरिया है? 66,030 किलोमीटर। इतना लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया गया भारत में। To reduce pressure on a centralized railway management system, the Indian system has been divided to 16 zones. और रेलवे को भी 16 जोन में बांट दिया गया है। अच्छा बताओ, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है तो कैसे एक मैनेजमेंट कैसे इतने बड़े नेटवर्क को संभाल सकता है? नहीं संभाल पाएगा। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा, उसको कई सारे जोन में बांट देगा। जैसे कि मान लो मेरे पास बहुत बड़ा एरिया है, मुझे मैनेजमेंट संभालना है। मान लो इतना बड़ा मेरे पास एरिया है, और सॉरी कलर चेंज कर देता हूं। मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा एरिया है, अब इतने बड़े एरिया का मुझे मैनेजमेंट संभालना है। मैं रह रहा हूं यहां पर, तो क्या जिस तरह का मैनेजमेंट मैं यहां पे संभालूंगा, इस वाले एरिया में संभाल पाऊंगा? पॉसिबल है? कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कतें आएंगी, कमियां आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, अपने कुछ अधिकारियों को अलग अलग जगह पे नियुक्त कर दूंगा। एक को यहाँ भेज दूंगा, इसको एक जोन बना दूंगा, इस वाले एरिया को मैं एक जोन बना दूंगा, इस वाले एरिया को मैं एक जोन बना दूंगा, और इस एरिया को मैं एक जोन ये बन गया। कितने जोन में मैंने बांट दिया? 1 2 3 4 5 जोन में मैंने बांट दिया। और सबसे कहूंगा यहाँ पे टैक्स तुम लो, यहाँ की व्यवस्था को तुम देखो अच्छी तरीके से। तो ये सभी लोग अपने अपने जगह की व्यवस्थाओं को देखेंगे और मुझे आके रिपोर्ट करेंगे। तो मैं एक ही जगह रह के सभी अपने एरिया कंट्रोल कर ले रहा हूँ। उसी तरह रेलवे को भी इस पूरे देश में 16 जोन में बांट दिया गया है और मैनेजमेंट को अच्छी तरह से संभाला जाता है। समझ में आ गया आपको ये 16 जोन क्या है? इंडियन रेलवे launched extensive program to convert the meter and narrow gauges to broad gauge. भारतीय रेल कई सारे गेज को भी एडवांस करने का काम कर रही है। जैसे गेज का मतलब क्या होता है? गेज का मतलब समझ लीजिए, ये जो मान लीजिए रेलवे लाइन है, ठीक है, ये देखो ये क्या है? गेज है। ये क्या है? इसको हम गेज बोलते हैं, इसको पूरे एरिया को हम गेज बोलते हैं। पहले लकड़ी का हुआ करता था, अभी पत्थर का हो गया, इसमें एडवांसमेंट होते रह रहा है। मोreover, स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल इलेक्ट्रिक इंजन। पहले स्टीम इंजन हुआ करता था, स्टीम से चलती थी ट्रेनें, अब तो डीजल और पेट्रोल वाली आ गई हैं। अब तो हमको बहुत अधिक मात्रा में क्या इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेनें भी देखने को मिल रही है। देखिए ऊपर से इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है। ये जो डीजल इंजन वाले हैं किससे कन्वर्ट हो गए? इलेक्ट्रिसिटी में बदल गए। अब तो हमको रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेस बाय सीएनजी run vehicle along with the introduction of metro in a welcome step toward controlling air pollution. अब देखो ट्रेन का एक और क्वालिटी है मेट्रो का, जो सीएनजी से चल रहा है, इससे एयर पोल्यूशन भी कम हो रहा है। ब्रिटिश डेवलप रेलवे अराउंड टाउन रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया एंड ऑफ प्लांटेशन एंड अदर कमर्शियल क्रॉप हिल स्टेशन एंड कंटोनमेंट टाउन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण क्यों किया था? वो अधिक से अधिक सामानों का दोहन कर सके, अधिक से अधिक रॉ मटेरियल का दोहन कर सके, जल्दी से जल्दी यूरोप पहुंचाया जाए। अगर इंडिया में मैं उस एरिया में रेलवे बना दे रहा हूं जहां पे प्लांटेशन का काम हो रहा है, रॉ मटेरियल कैश क्रॉप वगैरह उगाए जा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी उसको कोस्टल एरिया में पहुंचा दे रहा हूं, तो जल्दी से जल्दी वो एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे देश में। तो ब्रिटिश का यही मंशा था कि जितना ज्यादा हो सके सामानों का दोहन अधिक से अधिक मात्रा में किया जा सके। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री रेलवे रूट हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरिया टू कोंकण रेलवे along with western coast provide a direct link between मुंबई एंड मंगलुरु। अब भारत की आजादी के बाद हमने क्या किया? रेलवे का विकास को बढ़ा दिया। हमने कोंकण रेलवे लाइन बनाया। कोंकण रेलवे लाइन का मतलब आपको वेस्टर्न घाट का जो कोस्टल एरिया है उसको कोंकण कहते हैं, कोंकण कोस्ट। वहां पे हमने मुंबई से लेकर पूरा मंगलुरु तक हम जो है एक रेलवे लाइन लेकर आए, जो बहुत ही अच्छी तरह जोड़ रहा है।
रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन हिली स्टेट्स, नॉर्थर्न स्टेट, सेंट्रलाइज्ड पार्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। अब देखो जहां भी हिली एरिया होगा वहां पे रेलवे और रोड का विकास कम ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगला टॉपिक है रेल ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूज टू रिमेन अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मील्स इन इंडिया। बाय रेल ट्रांसपोर्ट काफी चीप आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सस्ता भी होता है रेलवे ट्रांसपोर्ट। क्यों? इसी का कारण बिना सपोर्ट में। तो ये आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले रेलवे मुंबई से थाने तक चलाई गई थी जो 34 किलोमीटर का था। आज भारत में 66,030 किलोमीटर। ये तो पीछे वाला ही टॉपिक है ना? तो पीछे आप टॉपिक पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। पीछे वाला सारा पॉइंट आप डाल सकते हैं। कुछ फैक्टर बताने हैं भारत में किसके, रेलवे के। तो फैक्टर में आप देख सकते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर। यहां पर देखिए, अब मैं आपको यहां से समझा दे रहा हूं। यहां पे रेलवे का निर्माण करना कहां पे सबसे अच्छा होगा, कौन से एरिया में रेलवे बहुत बेहतरीन काम कर सके। एक तो कोस्टल एरिया कनेक्ट कर दीजिए, इस साइड का कोस्टल एरिया, और ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर भी रेलवे का निर्माण अच्छे से हो सकता है। किंतु ऊपर सारा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड लेवल में रेलवे का निर्माण नहीं हो पाएगा। इधर प्लेटूज वगैरह है, तो इधर प्लेटूज में भी जो ठीक ठाक जगह है वहां पे रेलवे का निर्माण ज्यादा हो गया है। लेकिन इन सब क्षेत्रों में आपको रेलवे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना? समझ में आ गया? इसका एक इकोनॉमिक फैक्टर देख लेते हैं। रेलवे की वजह से काफी इकोनॉमी हमारी बेहतरीन होती है। आज भारत में मैक्सिमम लोग रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, तो इकोनॉमी भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। एग्रीकल्चर का जितना भी सामान है हम रेलवे के माध्यम से, जो भी कोयला वगैरह अगर मान लो हमको अपनी कंपनी में मंगाना है तो हम रेलवे के माध्यम से बहुत बड़े मात्रा में कोयला मंगा सकते हैं। अनाज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत के अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं रेलवे के माध्यम से। कोई गाड़ी हम ले रहे हैं तो उसका भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर सकते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। The present railway system in India is the result of the British rule. The British administration planned the direction and pattern of the railway line in such a way that they could exploit the valuable raw material, याद रखिएगा, valuable raw material of the India for the benefit of their industry and flood the Indian market with the finished goods from Britain. Top priority was given to the big port Mumbai, Kolkata, Chennai. These ports were connected with the hinterland by railway line to facilitate the import and export. इस टॉपिक को अच्छे समझो। रेलवे का निर्माण करने के पीछे अंग्रेजों का क्या मकसद था? बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या मकसद था? अंग्रेज चाहते थे कि भारत से जितने भी रॉ मटेरियल है उनका दोहन, उनका एक्सप्लॉयटेशन हम जल्दी से जल्दी कर सके और ब्रिटेन भेज सके, और ब्रिटेन से हम फिनिश्ड गुड लाकर अधिक मात्रा में इंडियन मार्केट में बेचे उसको। तो अधिक मात्रा में जब लाएंगे तो अधिक मात्रा में ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक व्यवस्था भी तो चाहिए। क्या बैलगाड़ी पे ले जाओगे? बैलगाड़ी पे ले जाओगे 20-25 दिन लगेगा। रेलवे रहेगा तो आप मेजर सिटीज में सामानों को अच्छे से भेज सकते हैं। तो यही जो है पॉलिटिकल और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर था रेलवे के निर्माण के पीछे। कुछ रिसेंट स्टेप लिए गए हैं, कुछ एडवांस स्टेप लिए गए हैं भारत में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। वो स्टेप्स क्या क्या हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रोग्राम कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गेज टू ब्रॉड गेज। जो भी मीटर गेज और नैरो गेज है, मीटर गेज है, उसको एक ब्रॉड गेज में कई सारे गेज बनाकर कन्वर्ट करने की अभी प्लानिंग चल रही है। जैसे एक गेज जा रहा है ना, तो उसके अगल बगल 2-4 गेज और बना दो, गेज की चौड़ाई को बढ़ा दो। गेज की चौड़ाई बढ़ाओगे तो बहुत हैवी ट्रेन चलेंगी इस पे, है ना। द स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल इंजन। स्टीम इंजन को डीजल इंजन से कन्वर्ट कर दिया। पहले स्टीम इंजन चलता था, अभी डीजल इंजन आ गया है। कई सारी नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। The environment of the station has improved. There have been computerized reservation, automatic electronic signal loading facility. अब सारी चीजों को ना ऑटोमेटिक कर दिया गया है। पहले लोग झंडा दिखाते तब ऐसा नहीं है, अब बत्ती जल रहा है, हरी कलर की अब बत्ती जल रही है। तो एडवांस सिस्टम, इसमें भी टेक्नोलॉजी को डाल दिया गया है। कोलकाता जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में क्या डाल दिया गया? मेट्रो डाल दिया गया है। मेट्रो ट्रेनें चल रही है जो सीएनजी वगैरह से चलती है। तो ये सारे क्या है? एडवांस स्टेप है जो रेलवे के कंसेप्ट में लिया गया है। आजकल हमको देखो एसी कोच मिल जाएगा, पेंट्री सर्विसेज मिल जाएगी, बेडिंग फैसिलिटीज भी मिल जा रहा है रेलवे में।
तो रेलवे में आपको जो जो अच्छाइयाँ दिखती हैं उस चीज़ों को आप लिख देंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी इसमें। यूनिफिकेशन ऑफ गेज इज इंपॉर्टेंट। पहले अब हम गेज को देखते हैं। देखो नैरो गेज क्या होता है। नैरो को समझ लेना, जिसकी जो लगभग 2 फीट ऐसे चौड़ा होता है। 2 फीट क्या होगा, चौड़ा होगा, वो देख लीजिएगा। 2 फीट 6 इंच चौड़ा होगा, उसको वो भी नैरो गेज में आएगा। मीटर गेज क्या होता है, जो लगभग 3 फीट है ना, लगभग 1000 मिलीमीटर चौड़ा होता है, देख लीजिएगा। तो सबका आप स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, 5 तरह के गेज होते हैं। 5 गेज को आपको पढ़ लेना है। Unification of gauge will bring uniformity across the country. It helps increasing capacity broad higher speed. जितना अच्छा गेज होगा उतनी अच्छी स्पीड होगी ट्रेन की। It provide higher speed at economical rate, reduction of transshipment losses amid wastage of time. अब देखो, जब स्पीड ट्रेन की अच्छी होगी तो टाइम का वेस्ट कम होगा। Maintenance of signal track, it easy to promote comfortable traveling. तो भैया अगर सिग्नल ट्रैक बढ़िया रहेगा, देखो ट्रैक अगर अच्छा रहेगा तो ट्रेन ज्यादा जर्क नहीं करेगी, तो ट्रैवलिंग में भी आसान होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। अब डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट आप आसानी से कर लेंगे। मीटर गेज क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन रेल इन ब्रॉड गेज इज, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1.676 किलोमीटर का होगा, सॉरी मीटर का होगा। यहाँ गेज यही ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई, यही गेज आपका है। ये क्या है, ये आपका रेलवे गेज बना हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी मीटर वाले की, 1.676 किलोमीटर, याद रखिएगा। ये भारत में लगभग कितना है, 2016 के डाटा से 60,510 किलोमीटर। ये देख लेते हैं। मीटर गेज क्या होता है, इसकी चौड़ाई द रेल लाइन इसकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर की होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1 मीटर की होगी, यानी कि इस वाले गेज से ये छोटा होगा मीटर गेज, इसकी चौड़ाई कम होती है। ये भारत में 2016 के डाटा से लगभग 3880 किलोमीटर ये फैला हुआ है मीटर गेज। उसके बाद आपका आ जाएगा नैरो गेज। नैरो गेज बहुत पतला होता है, देखो ये आपको बहुत पतला मिलेगा। ये रेलवे की सबसे पतली गेज है। 2016 के डाटा से लगभग 2297 किलोमीटर है। 0.7 मीटर से 0.6 मीटर तक ये चौड़ा होता है, सबसे छोटा होता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है क्या, What do you know about कोंकण रेलवे? ये इंडिया का आपका कोंकण कोस्ट है। कोंकण कोस्ट तो महाराष्ट्र से लेकर ट्रेन कहाँ, रेलवे कहाँ तक है आपका, नीचे मंगलोर तक। महाराष्ट्र से लेकर मंगलोर तक ये फैला हुआ है। ये 1998 में ये बनाया गया कोंकण रेलवे। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक फैला हुआ है। इट इज कंसिडर्ड एज इंजीनियरिंग मार्वल। ये रेलवे ना इंजीनियरिंग की दुनिया में एक चमत्कार की तरह है। लगभग 146 नदियों के ऊपर ब्रिज बनाकर ये रेलवे ले गए, आपका रोहा से लेकर कर्नाटक गया है। 146 नदियां आती हैं इसके बीच में। लगभग 2000 इसमें ब्रिज बनाए गए हैं। 91 टनल है। 91 टनल का मतलब आप देखो नदियों को भी पार कर रहा है, ब्रिज भी बनाया गया है और पहाड़ों के अंदर से टनल बनाकर भी ले जाया गया है। तो यहां से लेकर रोहा से लेकर मैंगलोर तक आप देख सकते हैं इस इंडिया वाले मैप में, यहाँ पे रोहा है और नीचे आपका क्या है, मैंगलोर है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे। दे नीड लार्ज, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है भारत सरकार का। दे आर नॉट सुटेबल फॉर, अब पेरिशेबल गुड्स वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे कोई भी सामान जो जल्दी से टूट जाए, जैसे दूध हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, है ना। डेजर्ट और माउंटेनियस एरिया में रेलवे का निर्माण करना थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका बहुत जाता है। फ्लड वगैरह के टाइम में जब बाढ़ आ जाती है तो रेलवे में थोड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। मौसम चेंज होता है तो आप देखेंगे ट्रेनें जो है 7-7, 8-8 घंटा लेट जाती है ना। ओल्ड ट्रैक ऑफ नैरो गेज ग्रेट मेनी डिफिकल्टीज फॉर इट्स डेवलपमेंट। जो पुराने ट्रैक होते हैं नैरो वाले, थोड़ा सा वो भी डिफिकल्टी पैदा करते हैं। तो ये सारा क्या हो गया आपका डिसएडवांटेज हो गया रेलवे का। एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनलैंड वाटर ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे, हमने रोड पढ़ लिया, हमने रेलवे पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, वाटर वे। तो 2 मिनट में जल्दी जल्दी रिवाइज आप करिए, उसके बाद तुरंत हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। चलिए अब हम देखते हैं इनलैंड वाटरवेज को। इनलैंड वाटरवेज का मतलब पानी के रास्ते से जो हम ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं।
तो देखो ये इंडिया में ना ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको दिखेंगे, जैसे गंगा दिखेगी आपको, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। तो इन नदियों में हम किस तरह नेविगेबल सिस्टम को जो है हम किस तरह एडवांस करते जा रहे हैं। इधर आपका ब्रह्मपुत्र आपको दिखेगा, कैसे यहाँ पे हम पानी की जहाज चलाकर ट्रांसपोर्ट को बहुत इजी बनाते जा रहे हैं, उस विषय में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं क्या, यहाँ देखो, इंडिया है 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। भारत का लगभग 1% ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, तो इनलैंड वाटरवेज से होता है। जैसे हम लोग रोड को नेशनल हाईवे कहते हैं ना, उसी तरह अगर पानी में कहीं ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम कहेंगे नेशनल वाटरवेज। तो कुछ नेशनल वाटरवेज इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बता देंगे। इट कंप्राइज रिवर, कैनाल, बैक वाटर, क्रीक्स एक्सेट्रा। बैक वाटर मतलब जो पानी रुका हुआ है, अगर जो पानी बह नहीं रहा है, स्थिर है, उसको हम कहेंगे बैक वाटर। अब ये वाटर में ट्रांसपोर्टेशन होता कहां से है, तो कैनाल में भी, नहरों में भी हो जाता है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, वहां पे एक जहाज चला दो, है ना। उसके बाद नदियों से होता है, तो बैक वाटर से होता है, ये सारी चीजें हैं। एट प्रेजेंट 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर आर नेविगेबल by mechanized flat bottom vessel for the development, maintenance and regulation of the national India waterways in a country. The Inland Waterways Authority was set up in 1986. इसकी संस्था क्या है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, जो बनाई गई 1986 में, ताकि भारत में नदियों के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है उसकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से की जा सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स वगैरह है, उसको आप पढ़िएगा, जैसे नेशनल वाटरवे 1, यानी इसको हम NW1 भी कह सकते हैं, लेकिन क्या नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच 1620 किलोमीटर। NW1 में क्या आता है, तो इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच आता है, जो लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन इंडिया। इट इज नेविगेबल बाय मैकेनिकल बोट अप टू पटना एंड बाय ऑर्डिनरी बोट अप टू हरिद्वार। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब देखो, आप मैकेनिकल बोट से पटना से आप ट्रेवल करते हो, सोचो पटना में तुमने मैकेनिकल बोट पकड़ा और कहां पे आ गए, इलाहाबाद आ गए। और देखो इसमें ट्रैफिक की चिंता ही नहीं रहती, आराम से जहाज चलाते हुए निकल लो। इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया है। जैसे हल्दिया से लेकर फरक्का तक 560 किलोमीटर की दूरी है, फरक्का से लेकर पटना तक 460 किलोमीटर की दूरी है पानी के माध्यम से, है ना। पटना से लेकर इलाहाबाद तक 600 किलोमीटर की दूरी है, पानी से ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा है NW2, जो सदिया से लेकर डुबरी तक है, 891 किलोमीटर का। द ब्रह्मपुत्रा इज नेविगेबल बाय स्टीमर्स अप टू डिब्रूगढ़ 1384, विच इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया आपका NH2 देख रहे हो, सदिया से लेकर धुबरी तक आया हुआ है। यहाँ से आप बांग्लादेश में भी पानी के माध्यम से एंट्री ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ का NH2 हो गया, आप यहीं पे देख लो, आपका सारा NH मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ये देखो NH4 देख लो आप, इसको कहते हैं गोदावरी कृष्णा एंड कैनाल, है ना, जो कहां से कहां तक है, तो ऊपर आप देखिए काकीनाडा कैनाल से लेकर पुडुचेरी तक। इधर आप देख लीजिए, आपको मिलेगा क्या, NH3 कहां से कहां तक है, तो कोट्टापुरम से लेकर कोलाम तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NW5 आपका कहां से कहां तक है, यहां पे देख लीजिए, है ना। तो आपको दिखेगा ये क्या, गोयखाली से लेकर तालचर तक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपके क्या है, नेशनल वाटरवेज है। तो 5 वाटरवेज है, पांचों के बारे में आपको जानकारी मिल गई। नेशनल वाटरवेज, तो पांचों वाटरवेज कहां से कहां तक है, किन किन नदियों में है, ध्यान देना है। जैसे नेशनल वाटरवेज आपका ये गोदावरी और कृष्णा नदी में है, अलॉन्ग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच कैनाल। ये भी सारे काकीनाडा का जो कैनाल है पुडुचेरी में, वो भी जुड़ा हुआ है। लंबाई इसकी कितनी है, ये भी ध्यान देना है। तो लंबाई चौड़ाई सारा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस रिवर व्हाई आर इंडिया इनलैंड वाटरवेज पुअरली डेवलप्ड। देखो भारत में नदियों की कमी नहीं है, फिर भी हमारा वाटरवेज अच्छा नहीं है। क्यों? यूरोप में देखो नदियां कम है, लेकिन वाटरवेज जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है बड़ा बढ़िया है।
वो नेविजेबल सिस्टम उनका बहुत अच्छा है। क्यों? रीजन देना है अपना, हमारा खराब क्यों है, इसका रीजन देना है। सबसे पहले तो बहुत आसान होता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं कि सबसे सस्ता होता है, 1% ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्रॉब्लम देखते हैं नदियों में, प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो देख लो प्रॉब्लम भैया हमारे यहाँ का है। फिगर से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा प्रॉब्लम। पॉल्यूशन, कचरा, देखिए सीजनल फ्लक्चुएशन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल मॉइस्ट रिवर। हमारे पास सीजन फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बारिश हुआ तो पानी है, कभी बारिश नहीं हुआ, देखो ऐसे सूखा पड़ गया, कैसे जहाज चलाओगे, यहाँ जहाज चल ही नहीं पाएगी। हायर सिल्टिंग इन द रिवर बेड, बहुत ज्यादा सिल्ट होता है हमारी नदियों में। सिल्ट नदी बहुत ज्यादा लेकर चलती है तो वो थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा करता है, वहां थोड़ा दिक्कत आती है। रिडक्शन इन वाटर लेवल ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। भारत में खेती भी ज्यादा होती है, लोग नदियों को पानी खेतों की ओर मोड़ लेते हैं, नहरों की ओर मोड़ लेते हैं, पानी की कमी कम हो जाएगी तो वहां पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है। टफ कंपटीशन फ्रॉम रोडवेज एंड रेलवे, और रेलवे और रोडवेज का इतना ज्यादा विकास हो गया है तो थोड़ा वहां कंपटीशन इसको देखने को मिल जाता है। लैक ऑफ मैकेनाइज्ड व्हीकल्स, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, टोपोग्राफी हमारी अच्छी उतनी नहीं है ना। अब हम आ जाएंगे एयरवेज पे। एयरवेज छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत महंगा है ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एयरवेज के बारे में हमने जो ज्योग्राफी के पार्ट 1 का वीडियो जो है ना उसको देखिएगा, पूरा डिटेल में समझाया गया, इसमें जो काम की चीजें हैं वो देख लेते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अ बिगिनिंग इन, सबसे पहले 1911 में हमारे वहां एयर मेल ऑपरेशन हुआ है ना, जो लगभग 10 किलोमीटर तक था। हमने प्रैक्टिस सबसे पहले कब किया, 1911 में। हमने हवाई माध्यम से ट्रेवलिंग की केवल 10 किलोमीटर की, कहां से कहां तक, तो इलाहाबाद से लेकर नैनी तक। उसके बाद आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस तो आजादी के बाद हमने इसका डेवलपमेंट करना शुरू किया। जैसे द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडियन एयर स्पेस। द अथॉरिटी मैनेज 125 एयरपोर्ट। भारत में सभी एयरपोर्ट को मैनेज कौन करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी मैनेज करती है। लगभग 125 एयरपोर्ट को ये मैनेज कर रही है आज के समय में। ऊपर का नेविजेबल सिस्टम क्लियर करती है ना, तो ये सारी चीजें उसके काम है, उसके वर्क है, उसके फंक्शन है। द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज मैनेज बाय एयर इंडिया। नाउ मेनी प्राइवेट कंपनी को एयर ट्रांसपोर्ट मैनेज किसके होता था, पहले शुरू में होता था एयर इंडिया के द्वारा। अब तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी से इंडिगो आ गया है, गो एयरवेज आ गया, कई सारी एयरवेज सब मैनेज कर रही है। एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक, कनेक्ट ऑल द कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स सर्विसेज। एयर सर्विस की वजह से हम अपने कई सारे सामानों को देश विदेश में भी पहुंचा दे रहे हैं। लगभग आज के समय में लगभग सारे कंटिनेंट आपस में जुड़ गए हैं। ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है एयरवेज की वजह से। Some private companies have also stretched operation to foreign countries. In 2010, domestic movement involved 520 lakh passenger, about 23 lakh metric ton of cargo. बाप रे बाप, 2010 का डाटा है। लगभग एयर के माध्यम से लगभग 520 लाख लोग सोचो ट्रेवल किए हैं। कार्गो कितना गया है, कार्गो मतलब सामान, बड़े बड़े सामान, लगभग 23 लाख मेट्रिक टन, इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह मतलब हुआ है एक जगह दूसरी जगह। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन हिली एरिया। हिली एरिया में देखेंगे पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस चलता है। अगर किसी को वैष्णो देवी जाओ तो नीचे से ही आप हेलीकॉप्टर पे बैठो, आराम से ऊपर तक चले जाओ, सीढ़ी चढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब कोई मान लो कोई कैलेमिटी ही आ जाती है तो हम एयरवेज के माध्यम से, हेलीकॉप्टर वगैरह के माध्यम से बचाया जा सकता है लोगों को। व्हेन डिड ट्रांसपोर्ट बिगिन इन इंडिया, एक्सप्लेन प्रेजेंट स्टेट। अब देखो, अब आप स्टार्टिंग से आप पढ़ते जाइए, है ना। 1911 में पहली बार इलाहाबाद से नैनी तक, 1947 में कंपनियां इसको ले लगी जैसे नेशनल एयरवेज, टाटा वगैरह, है ना। 1951 में 4 कंपनियां और ज्वाइन हुई। इसमें कौन कौन सी, भारत एयर, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयर इंडिया और कलिंग एयरलाइन। 19 तो ये दिखा रहा है कौन कौन सी कंपनियां धीरे धीरे हमारा, ये सारा आपके सिलेबस में है भी नहीं, एक बार देख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिएगा किस तरह एयरवेज का डेवलपमेंट हुआ। अब हम एयरवेज देख लिया, अब हम देख लेंगे ऑयल लिमिटेड इन इंडिया, किस तरह हम तेल पहुंचाते हैं पाइपलाइन के माध्यम से।
Oil Limited India, under the administrative setup of Ministry of Petroleum and Natural Gas, is engaged in the exploration, production, or transportation of crude oil and natural gas. It was incorporated in 1959 as a company. OIL सबसे पहले 1959 में एज ए कंपनी ऑपरेट की। ये किसके अंडर में आती है? कौन सी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर में आती है। Asia's first cross-country pipeline covering a distance of 1,157 km was constructed by OIL from नहरकटिया। भारत का पहला पाइपलाइन बनाया गया था 1157 किलोमीटर का नहरकटिया पाइपलाइन, जिसको बनाया किसने था? OIL ने ही बनाया था। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो कहां से कहां तक जाता है? तो भैया आसाम से लेकर बरौनी रिफाइनरी तक जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये कहां चला जाता है? उसके बाद इसको एक्सटेंड करके कानपुर कर दिया गया था 1966 में। पहले बरौनी तक ही था, फिर पाइपलाइन को और बढ़ाकर कानपुर तक पहुंचाया गया था 1966 में। Another extensive network of pipeline has been constructed in the western region of India, of which Ankleshwar Koyali, Mumbai High Koyali and हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये सारे पाइपलाइन है जो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन से क्वेश्चन आ गया तो ये कुछ एग्जांपल के रूप में आप दे सकते हैं। उसके बाद अभी हाल में ही 1256 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछाया गया है। कहां पे? तो गुजरात से लेकर मथुरा तक बिछाया गया है। गुजरात में कहां पर? सलाया, गुजरात के सलाया से लेकर मथुरा तक बिछाया गया है। ऑयल इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 660 किलोमीटर अलॉन्ग पाइपलाइन फ्रॉम, ये देखिए नुमालीगढ़ से लेकर सिलीगुड़ी तक भी एक पाइपलाइन गया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जो पॉइंट टू पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इससे कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये थोड़ा सा पूछ सकता है। एडवांटेज, जो लिक्विड वाला आइटम है आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, काफी लो एनर्जी इसमें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। पाइप बिछा हुआ है, तेल इधर से पड़ा उधर पहुंच गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको आज के समय में हम ओशन के माध्यम में या फिर माउंटेन वगैरह के एरिया पहुंचा सकते हैं। ट्रैफिक का कोई दिक्कत नहीं होता है, बैड वेयर का भी कोई असर नहीं होता है कि बैड क्लाइमेट कंडीशन है कुछ असर होगा, कोई असर वगैरह नहीं। काफी सेफ होता है ये, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह इसमें कोई खतरा नहीं रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कि भैया देखो सॉलिड वगैरह ह्यूमन बीइंग को तुम नहीं पहुंचा सकते हो पाइपलाइन के माध्यम से, एक डिसएडवांटेज हो गया। कैरिंग कैपेसिटी आप नहीं बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 2 लीटर ही गिर रहा है तो 2 ही लीटर ऑयल जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी आप उसका नहीं बढ़ा सकते हैं। पहले इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर फ्यू फिक्स्ड पॉइंट। ये फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप हर जगह ऑयल पहुंचा दीजिए। अगर मान लीजिए पाइपलाइन बिछाएंगे आप तो एक जगह इसका पाइप को मतलब इसमें जो सामान डाला जाएगा वो वाला पॉइंट होगा और एक जहां निकाला जाएगा वो वाला पॉइंट होगा। फ्लेक्सिबल पॉइंट नहीं होंगे। जैसे आप रोड को आपका मन किया गोरखपुर उतर गया, मन किया कुशीनगर उतरने का कुशीनगर उतर गया, तो इसमें वो सिस्टम नहीं देखने को मिलता है ना। ये काफी कॉस्टली होता है ये बात। और ये जो है इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा, शुरुआती दौर में बहुत ही खर्चीला ही होता है। थोड़ा सा ये है। इंटरनेट क्या होता है? तो आजकल एक कम्युनिकेशन का एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को मेल वगैरह बहुत ही तेजी से भेज देते हैं, अपने मैसेजेस को तेजी से भेज देते हैं, है ना। इंटरनेट के माध्यम से हम मनी ट्रांजैक्शन आजकल कर सकते हैं। ई कॉमर्स जिसको कहा जा रहा है, ई कॉमर्स याद रखिएगा, ये सब भूलना नहीं। ई कॉमर्स है ना, हम मनी ट्रांसफर कर दे रहे हैं। पहले के समय में 2 बैंक जाना पड़ता, 10,000 किसी को देना है गूगल पे कर दो, तो ये हो गया। ये डाटा का एक वेयर हाउस कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, है ना। और अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में अंतर क्या है? फिगर से देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है फिगर से समझ में? देख लेते हैं। When the information between 2 or more individual is called person, अगर 2 लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल कम्युनिकेशन। इस यहाँ पे केवल 2 वे होता है। 2 वे का मतलब इसने कहा इसने सुना, ये दूसरे से कह देगा, या फिर इसने कहा इसने सुना, तो 2 वे आपका होता है। ये लगभग हम इंसानों जानवरों भी देख सकते हैं, ये चीजें होती हैं। इसमें हम ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, टेलीफोन से मतलब फोन पे बात करोगे तो कन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच होगा, या 2 से अधिक भी हो सकता है, 4, 5, 10 भी हो सकता है। मास में क्या होता है? पूरा देश सुनता है। टीवी चालू कर दो, कोई न्यूज लगा दो,
अब न्यूज में जो किसी विषय में अगर बात हो रही होगी तो पूरा देश जानेगा। तो मास लेवल में सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बुक, मैगजीन, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखो ये तो आपके टॉपिक में है नहीं, इसका आंसर अगर आप आ भी गया तो आप लिख सकते हैं, डिस्कस द ग्रोथ एंड रोल ऑफ टीवी एंड रेडियो इन मास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में 1923 में हुआ था। कहां पे? तो क्लब ऑफ बॉम्बे में हुआ था, ये याद रखना है, क्लब ऑफ बॉम्बे में, ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट टू हिज अपॉर्चुनिटी ब्रॉड दिस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर कंट्रोल इन 1930 अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। भारत ने इसको किस में ले लिया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंडर में ले लिया 1930 में। इट वाज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो 1936 एंड आकाशवाणी इन 1957। बाद में इसको ऑल इंडिया रेडियो कहा गया 1936 में, उसके बाद कन्वर्ट करके और थोड़ा मॉडर्न हुआ तो आकाशवाणी हो गया 1957 में। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम रिलेटेड ऑल इंडिया रेडियो पे हम कई सारे प्रोग्राम को सुनते थे पहले, जैसे इंफॉर्मेशन, पढ़ाई के बारे में कुछ न्यूज वगैरह सुनाया जाता था, है ना। टेलीविजन का भी रोल आप देख लो, टेलीविजन के रोल में यहाँ देख लीजिए। इनिशियली टीवी सर्विसेज वर लिमिटेड ओनली इन नेशनल कैपिटल वेयर बिगन इन 1959। सबसे पहले नेशनल कैपिटल में ये चीजें हुआ करती थी 1959 में। 1972 के बाद जो है ये सार्वजनिक कर दिया गया कि सबके पास रहेगा अब ये। 1976 में टीवी वर डीलिंक फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी दूरदर्शन। बाद में टेलीविजन को ऑल इंडिया रेडियो से हटाकर एक सेपरेट आइडेंटिटी दिया गया आपका डीडी का, जैसे कि दूरदर्शन का, है ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, है आपके सिलेबस में, ठीक है। आफ्टर इनसेट IA यानी कि नेशनल टेलीविजन डिलीवर बिकम ऑपरेशनल कॉमन नेशनल प्रोग्राम was started for entire network and services were extended backward and remote rural area। बाद में धीरे धीरे कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, है ना। इन प्रोग्रामों को रूरल एरिया भी, जो गांव का क्षेत्र था वहां भी लोग टेलीविजन देखना प्रारंभ कर दिए, देश विदेश का के खबरों को पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अब हम देखते हैं एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के 3 बेनिफिट हम देखेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा, बहुत से 8 नंबर 9 नंबर के 6 नंबर या 8 नंबर का एक खड़ा क्वेश्चन इससे आ सकता है सैटेलाइट से। तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप इनटू 2। 2 भागों में भारत के सैटेलाइट सिस्टम को बांटा गया है, एकदम भूलना नहीं, याद रखना। पहला आपका है INSAT INSAT और दूसरा आपका है IRS। दोनों का क्या फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। इनसेट का काम क्या है? विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फॉर वेरियस अदर डाटा प्रोग्राम। इनसेट का काम क्या था? टेलीकम्युनिकेशन का काम था। जो हम ऊपर जो अंतरिक्ष में जो मीटियोर्स वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका डाटा देता था। भारत में मौसम, क्या नाम है, टेलीविजन वगैरह जो हम लोग फोन करते हैं, फोन कहीं और लग जाता है, सैटेलाइट के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही थी। बाद में इसका एक और एडवांस स्टाइल आया, जिसको कहते हैं IRS आया, है ना, जो मार्च 1988 में लॉन्च किया गया। कहां पे? तो कहां? वैकानोर, रसिया। क्यों? हमारे पास देखो सैटेलाइट लॉन्च करने की हमारे पास मशीन वगैरह नहीं थी, तो हमने कहां से लॉन्च किया? पहली बार वैकानोर से लॉन्च किया, जो रसिया में है। इंडिया इज ऑल्सो, अब भारत के पास अपना भी लॉन्चिंग व्हीकल भारत ने बना लिया। भारत ने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करने का व्हीकल बना लिया, जिसको PSL भी कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। दिस सैटेलाइट कलेक्ट डाटा इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड एंड ट्रांसमिट देम टू द ग्राउंड स्टेशन फॉर वेरियस यूजेज। ये जो सैटेलाइट के ऊपर अपना डाटा कलेक्ट करके ग्राउंड यानी हमारे पास भेजता है, ताकि हम क्या कर सकें, अपने लाइफ को इजी बना सकें। जैसे मान लो हम कार में बैठे हुए हैं और हमको कहीं किसी कोई जगह नहीं पता है, तो हम गूगल मैप पे जाते हैं, तो डाटा कहां से मिलता है? सैटेलाइट से ही मिलता है। द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC जो हैदराबाद में है, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग। दीज आर वेरी यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो भारत में एक और है आपका NRSC, ये भी डाटा देता है जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह का। तो बस आपका चैप्टर ये खत्म हो गया, और आप इस चैप्टर को खूब अच्छे से रिवाइज करिए, है ना। थोड़ा देख लेते हैं कुछ MCQ, थोड़ा देख लेते हैं। कितने जोन में रेलवे को बांटा गया है? आप पढ़े हैं 16 जोन में, 16 सही हो गया। ऑन विच रिवर
टू प्लेसेस डज नेशनल वाटरवे नंबर 1 लाई, तो गंगा हल्दिया इलाहाबाद, याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम सबसे पहले कब हुआ था? 1923 में। अभी जस्ट आप पढ़े हैं। तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड ज्योग्राफी पार्ट 2 का, पार्ट बी का खत्म हो चुका है। पार्ट ए का हमने पूरी बुक पढ़ ली है, ये आपका ये भी हो गया, रिवीजन भी आपका हो गया। कल हम पढ़ेंगे क्या? इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट बी का है। पार्ट ए में भी इंटरनेशनल ट्रेड है। देखो दोनों में अंतर क्या है? जो हम लोग इंटरनेशनल, जो हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट ए में पढ़े थे वो पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से था, और जो हम पार्ट बी में पढ़े हैं वो केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी जो हम पढ़े थे पीछे वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से था। कल जो हम पढ़ेंगे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में होगा, किस तरह भारत ने व्यापार करना शुरू किया। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आप रिवाइज कर लीजिएगा और रिवाइज के साथ साथ आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू सो मच।